हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात करी थी और कुछ टर्म्स हमारे रह भी गए थे जिसे आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेंसिटी पर बातें रोकी थी और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि डेंसिटी क्या होता है, हम लोगों ने क्या बातें करी थी डेंसिटी के बारे में। ओके, एंड देन वी विल मूव फर्दर। सो लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था डेंसिटी क्या है सर। डेंसिटी का मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था एक सिंपल सा, एंड दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यही बात मैंने आपको बताई थी। यहीं से इसका डेफिनेशन भी हम डिराइव कर सकते हैं क्या, कि सर अगर मैं वॉल्यूम को 1 यूनिट कर देता हूँ, इफ़ वॉल्यूम इज़ 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब मैंने लेट से इसको बोल दिया ये 1 मीटर क्यूब है ना। तो कहीं ना कहीं सर ये जो मास होगा वो अल्टीमेटली डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सर? अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो जो मास होगा वो डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ डेंसिटी क्या है सर? डेंसिटी वो मास है। डेंसिटी सर वो मास है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब जब उसका वॉल्यूम जो है वो 1 यूनिट हो। सो वी कैन से व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, mass of object having volume 1 unit, having 1 unit volume, या having unit volume will be much better. ओके, ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर रखी थी लास्ट क्लास में। फिर मैंने आपको बताया कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको डी या फिर रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। डी बोले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डी और रो। पी को थोड़ा सा ऐसा टिल्ड करके बना दें, इसे रो बोलते हैं। ओके, दिस इज रो। ओके, एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी डेंसिटी के बारे में, वो ये कि डेंसिटी, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, यही देख लेते हैं पहले। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी सर, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये यूनिट्स वगैरह के बारे में हम बाद में है ना, जब मोशन चैप्टर फिजिक्स आपका स्टार्ट करेंगे तो वहाँ बेसिक्स में ये कवर कर लेंगे। बट अभी के लिए समझिए कि डेंसिटी का अगर मुझे एसआई यूनिट निकालना है तो मास और वॉल्यूम का एसआई यूनिट से मैं ये निकाल पाऊँगा। ठीक है सर, मास का एसआई यूनिट केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सो द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज नथिंग बट केजी पर मीटर क्यूब। ओके, एंड देन एक ज़रूरी बात वो ये it signifies what? Closeness of particles of a substance। सर इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताइए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि सर कैसे ये सिग्निफाई कर रहा है कि पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं, कितने पास हैं, ये डेंसिटी कैसे बता पा रहा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ऑब्जेक्ट्स में पार्टिकल जितना पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, आइए इसी बात को समझते हैं थोड़ा अच्छे से। मैंने बोला मेरे पास 2 मटेरियल है ना, वी हैव 2 मटेरियल। ओके, एक ये और एक और ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पे। ओके, और मैंने करा क्या, मैंने बोला कि सर मान लेते हैं इसकी जो डेंसिटी, ये ऑब्जेक्ट 1 है लेट्स से, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2। इसकी जो डेंसिटी है, मैंने बोला इसकी डेंसिटी है ρ1। लेट्स से द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ρ1 एंड डेंसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज ρ2। और मैंने मान लिया सर वॉल्यूम जो है इसका, यहाँ पे वॉल्यूम जो है v है और इसका भी वॉल्यूम, अगर ये v है तो ये भी v है। ओके, मैं खुद से ये चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ, प्लीज़ ये देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम सेम है दोनों का, यहाँ पे इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है। और मैंने ये आपको बता दिया क्वेश्चन में ही या फिर इसमें कि सर जो ρ1 है वो ज़्यादा है, ρ1 क्या है, ज़्यादा है ρ2 से, और ये आपस में बराबर है। ठीक है,
तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसके डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूँ तो मैं लिखूँगा सर ρ1 इज इक्वल टू इसका मास अपॉन इसका वॉल्यूम, यहाँ पे लिखूँगा ρ2 इज इक्वल टू इसका मास अपॉन इसका वॉल्यूम, है ना सर। दोनों में वॉल्यूम सेम है और मैं बोल रहा हूँ कि सर ρ1 इसका बड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मास m1 है वो m2 से बड़ा है। जो m1 है इट मस्ट बी, है ना, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सेकेंड वन, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन must be greater than mass of first object must be greater than second object। अगर ऐसा नहीं होगा मेरे भाई तो कभी भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा ही नहीं, है ना। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ सर m1 इज़ ग्रेटर देन m2। सर वॉल्यूम सेम है और आप ये कह रहे हो कि मास इस वाले ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा पास में होंगे, यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। क्या बात आपको समझ में आ रही है कि सर यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स कम होंगे। अगर यहाँ पे पार्टिकल्स कम है तो क्या इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा? मेरी बात को समझिए, पार्टिकल्स लगभग एक जैसे होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स का मास कम है और यहाँ पे पार्टिकल्स का मास क्या है, ज़्यादा है। मतलब सर सेम वॉल्यूम में यहाँ पे पार्टिकल्स का मास ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम है, मतलब इनके बीच में क्लोजनेस ज़्यादा है, यहाँ पे क्लोजनेस क्या है, कम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ समझिए कि सर अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो वी कैन से कि सर इस ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं। बात समझ में आ रही है? इट सिग्निफाइज द क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, मोर द क्लोजनेस मीन्स मोर द डेंसिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट डेंसिटी। कुछ एक आध दो कॉन्सेप्ट जैसे रिलेटिव डेंसिटी वगैरह हम आने वाले चैप्टर्स में बाद में बात करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ इतना ही जानना था। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो हम बढ़ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एंड नॉट द, है आई थिंक ये लास्ट ही होने वाला है, ठीक है। एंड दैट इज डिफ्यूज़न, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूज़न। ओके, देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। क्या कि सर आपने बहुत पहले, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। एंड एग्जांपल वाज लाइक कि सर ये मान लेते एक रूम है, इस रूम के अंदर जहाँ पे आपने एक परफ्यूम की बॉटल ली, उस परफ्यूम की बॉटल से स्प्रे मारा है ना, परफ्यूम स्प्रे करा, कुछ ऐसे समझिएगा, हम डिफ्यूज़न पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आपने परफ्यूम क्या करा मेरे भाई, स्प्रे कर दिया। अब होगा क्या कि सर ये परफ्यूम जो है फैलेगा, इधर फैलेगा। सर ऐसा हो क्यों रहा है? आपने बताया था सर यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम विल मूव, क्योंकि उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, जो आपने बताया था। साइमल्टेनियसली सर इस रूम में गैसेस भी हैं, बहुत सारी गैसेस लेट्स से हैं यहाँ पे। हाँ सर, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर ऑल्सो मूविंग, दे ऑल्सो हैव काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर ऑल्सो मूविंग, इजंट इट? दे आर मूविंग। अब होगा क्या सर, ये मूव क्यों कर रहे हैं? पहली बात, इनके पास काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आप इसे समझो ना कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए मैं यहाँ पे देखूँ, कहाँ पे सर, इस परफ्यूम के पास में देखूँ यहाँ पे, तो
यहाँ पे जो परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन है, परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। वेयरएज इधर के इधर मैं देखूँ, लेट से इस पर्टिकुलर एरिया में देख लूँ, या यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, तो इन दोनों ही केसेस में परफ्यूम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, बहुत कम है, अभी तो नेग्लिजिबल है। तो कंपेरेटिवली परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है मेरे भाई, कम है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो हो क्या रहा है कि सर ये परफ्यूम के पार्टिकल जहाँ जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है उधर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे मूव करेंगे, है ना, ऐसे मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाईयर था परफ्यूम का, और यहाँ पे क्या था, लोअर कंसंट्रेशन था। यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। इनफैक्ट हर जगह इधर ऐसे मूव करेंगे तो इधर भी लोअर कंसंट्रेशन है, इधर भी लोअर कंसंट्रेशन है। और साथ में आप ये भी समझो कि सर इधर एयर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, वेरएज यहाँ पे परफ्यूम का पार्टिकल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एयर का पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है। एयर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे एयर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा सर कि एयर वाले पार्टिकल्स इधर की तरफ मूव करेंगे, कुछ ऐसे एयर वाले पार्टिकल्स मूव करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इनकी मूवमेंट की वजह से होगा क्या कि सर देखो, एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और परफ्यूम के पार्टिकल्स भी मूव करेंगे क्योंकि उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। ये दोनों मूव करेंगे सर, जहाँ इनका हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा उधर से चलेंगे, और जिधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा उधर की तरफ जाएंगे। और इसी वजह से इन्हीं रैंडम मोशन की वजह से ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है ना, कि सर ये आपस में से मिल जाएंगे, है ना। इसी प्रोसेस को मेरे भाई हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन इज नथिंग बट वेरी सिंपल फिनोमिना, इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमिना, जिसमें क्या होती है, सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो जाती है। तो मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सर ये क्यों हो रही है, क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, सर कहाँ से कहाँ हो रही है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही है। दिस शुड बी अंडरलाइंड एंड दिस शुड बी मेमोराइज्ड। ओके, इसे याद भी रखना है। क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल लेने से पहले मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था ना पार्टिकल्स के, तो वहाँ पे एक छोटी सी बात और भी बताई थी। वो ये सिंपली बताई थी कि सर इनके पास एनर्जी होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पार्टिकल्स मूव बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? और एनर्जी देके, टेम्परेचर देके। जो टेम्परेचर हम देंगे वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, मैं किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो पार्टिकल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर पार्टिकल्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, isn't it, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो उनका मूवमेंट होगा भाई वो तेज़ हो जाएगा? अरे हाँ या ना, मूवमेंट क्या हो जाएगा, उनका मोशन तेज़ हो जाएगा। मेरे भाई अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मूवमेंट तेज़ हो गई, पार्टिकल्स और तेज़ से इंटरमिक्स होंगे, और तेज़ी से इंटरमिक्स होंगे तो क्या रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जो डिफ्यूज़न का रेट है वो बढ़ जाएगा। हाँ या ना, बढ़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर टेम्परेचर बढ़ाओ, पार्टिकल्स का, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओ,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। सिंपली मैं बोल दूँ, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो उसके पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़न करेंगे। ठीक है, अब वो चाहे टेम्परेचर दे के एनर्जी बढ़ाओ तुम, या ऐसे ही किसी के पास अगर ज़्यादा एनर्जी हुई तो वो क्या कर जाएगा, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़न करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई। डिफ्यूज़न क्या होता है मैंने आपको ये समझा दिया, और उसके बाद मैंने ये बता दिया कि कैसे डिफ्यूज़न जो है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न वेरी कर सकता है। अगर किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो ज़्यादा डिफ्यूज़न करेगा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ेगा, और तब भी रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे आपने याद रखनी है। हालांकि मैं जब एक टॉपिक है लेटेंट हीट वहाँ पे पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये बात बताऊँगा, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ना, on at a fixed temperature, not on, at a fixed temperature, at fixed temperature, energy of particles of gas, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही आपको गैस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। ओके, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड, इज ग्रेटर देन सॉलिड। ओके, और अगर ऐसी बात है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एट फिक्स टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, ओके, ऑफ गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड, इज ग्रेटर देन सॉलिड। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है, मतलब गैसेस में एक फिक्स टेम्परेचर पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, हाईएस्ट होगा। दैट वाज ऑल। हमने सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो क्लियर कर रखी हैं। एक बार मैं रिकैप देता हूँ आपको उन सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज़ का। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा था, थर्ड लेक्चर में, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट था ये बताने का कि टेम्परेचर बढ़ाने से ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। वी हैव डन दैट। ठीक है, एंड देन वी हैव सम टर्मिनोलॉजीज़। ये वाला टॉपिक चल रहा था। यहाँ पे हमने कंप्रेसिबिलिटी डिस्कस करी थी कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को कितना घटाया जा सकता है, जितना स्पेस होगा उतना घटाया जा सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। और जो पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाते हैं उन्हें हम कंप्रेसिबल सब्सटेंस, सॉरी जो सब्सटेंस कंप्रेस जाते हैं उन्हें हम कंप्रेसिबल सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, और तभी होगा जब स्पेस होगा। फिर रिजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी क्या है भाई, मैटर के डीफॉर्मेशन के टाइम जो रेजिस्टेंस फेस करना होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट रिजिड होगा, टफ होगा, हार्ड होगा। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्लूइडिटी। ओके, अच्छा ये क्यों होता है भाई, कोई चीज़ रिजिड क्यों होती है, वो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, जो क्या करता है, रेसिस्ट करता है चेंज को। एंड देन फ्लूइडिटी, एबिलिटी टू फ्लो। ओके, और ये वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स और स्पेस की वजह से कोई चीज़ फ्लो कर सकती है। फ्लूइड में हमारे पास वाटर भी आते हैं, गैस भी आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। एंड देन डेंसिटी की बात करी हम लोगों ने। ठीक है, डेंसिटी के बाद हम लोगों ने ये आज की क्लास में देखा कि सर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर डेंसिटी में हमने देखा कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो या फिर डी। ओके, देन हम लोगों ने देखा कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, इट सिग्निफाइज द क्लोजनेस ऑफ अ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। ये भी देख लिया मैंने, ये समझाया मैंने आपको कि सर ये कैसे क्लोजनेस को सिग्निफाई करता है। एंड देन डिफ्यूज़न के बारे में बात कर रहा हूँ। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न का मैंने एक एग्जांपल भी दिया। एक क्वेश्चन होता है यार, यहाँ पे पूछा जाता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। मैं बिलीव करता हूँ कि आप ये कर पाओगे। वो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि हमें जो हॉट फूड होता है, हॉट सिजलिंग फूड ऐसा करके, कि हॉट सिजलिंग फूड जो होता है वो बहुत दूर से उसका स्मेल हमको आ जाता है। वेयर एज जो कोल्ड फूड होता है वो उसका जो स्मेल है हमें बहुत दूर से नहीं आता है। बात समझ में आ रही है। तो
मैं चाहूँगा कि आप अगली क्लास में इस क्वेश्चन को क्या करो, टैकल करने की कोशिश करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। ओके।